नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। अगले साल यानी साल 2024 में लोकसभा का महासमर होने वाला है। चाहे पिछले साल के गुजरात चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश में हुए आजमगढ़ रामपुर के उपचुनाव, इसमें एक बड़ा संदेश मिला बीजेपी से जुड़ते मुस्लिम बैंक का। मोदी ब्रांड राजनीति का वो अध्याय जो 2024 के महासमर, उससे पहले इसी साल देश के 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में विपक्ष की वोट बैंक की सियासत के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। 2023-2024 में मोदी ब्रांड राजनीति के सबसे बड़े दांव पर यह आप रिपोर्ट देखिए, हमारी एनालिसिस देखिए और वापस लौटें। असेंबली में करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का उनका तराजू कुछ और है। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना, हमारे सेवा भाव का विस्तार भी करना है, हमारे सेवा भाव की गहराई भी पैदा करनी है और सेवा भाव से ही जीतना है। 24 के संग्राम का सबसे बड़ा ऐलान मोदी ब्रांड राजनीति का यही है। राष्ट्रवाद का गाढ़ा रंग, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का अंत और सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र। पिछले साल यूपी और गुजरात जैसे 2 बड़े राज्यों के चुनाव में मोदी की इसी राष्ट्रवादी लहर पर बम्पर मुहर लग चुकी है और अब 2024 और उससे पहले का 9 राज्यों का समर भी इसी मंत्र पर सिद्ध करने की योजना बन चुकी है। विकास के जो चिन्ह हैं, जो सिंबल हैं, वो एक एक कर पटरी पर उतारे जा रहे हैं ताकि नए भारत की नई तस्वीर हिंदू मुसलमान के असल विकास की तस्वीर बन जाए। तेलंगाना में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत मोदी के इसी मंत्र के साथ हुई। नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। इसमें शक नहीं कि बीते करीब 9 सालों में विपक्ष की तरफ से फुलाया गया एक गुब्बारा फूटा है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में एंटी मोदी हवा भरी गई थी। अब मोदी सरकार का एक और फैसला मुसलमानों के लिए बड़ा तोहफा है। मोदी सरकार ने हज का वीवीआईपी कोटा खत्म कर दिया है, यानी अब आम मुसलमानों के लिए हज पर जाना आसान होगा। अच्छा निर्णय आया है और उनके अथक प्रयासों से 1,75,025 लोगों को इस बार पूरे देश से जाने को मिलेगा हज पर, और उत्तर प्रदेश को उसमें सबसे ज्यादा कोटा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 31,000 से ज्यादा लोग हज के लिए आजमीन जा सकेंगे। कांग्रेस के शासनकाल में वीवीआईपी कोटे को 2012 में लागू किया गया था। कांग्रेस के इस वीवीआईपी कल्चर ने हज पर जाने वाले आम मुसलमानों की 500 सीटों को घेर रखा था। अब ये सीटें भी आम मुसलमानों के लिए होंगी, यानी अब हज पर ज्यादा आम लोग जा सकेंगे। ये है ना कि गरीब आदमी जो जाना चाहते हैं हज पे, किसी वजह से अगर उनका नहीं हो पा रहा है जाना, तो वो आसान हो गया उनके लिए। खर्च भी कम होगा और आराम से वो अपना हज उम्रा जिसलिए भी जा रहे हैं ना, उनका पूरा सही तरीके से हो जाएगा। ये तो कानून बेहतर है कि उससे मीडियम क्लास को जो है ज़्यादा मतलब मौका मिलेगा और हज को एक ही मरतबा होना चाहिए। बता रखा है दीन में, एक मरतबा हज हर मुसलमान पे फर्ज है। हज पर आम मुसलमानों को लेकर ये कदम उस मोदी सरकार ने उठाया है जिस पर वीवीआईपी कल्चर लाने वाली कांग्रेस मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही है, जिस पर अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने निकले राहुल गांधी नफरत फैलाने का आरोप लगाते नहीं थकते। बात इतनी भर नहीं है, हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर मोदी को टारगेट करने वाली पार्टियां बड़े शातिरपने से एक बात छिपा जाती है,
वो ये कि चाहे वो जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, डिजिटल इंडिया मिशन हो, टॉयलेट बनाने का लक्ष्य हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं का लाभ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि देश का नागरिक होने के नाते सभी हिंदुस्तानियों को मिला है। मेरा कच्चा मकान था, राजमिस्त्री का मैं काम करता हूँ, लेकिन मजदूरी करने के बाद भी अपना मकान नहीं बना पाया। फिर मुझे एमसी के थ्रू स्कीम का पता लगा, प्रधानमंत्री योजना का। मैंने फिर उसका जो है फार्म भरा। फार्म भरने के बाद सर्वे हो गए मेरे, और उसके बाद मेरा मकान को बनवाया गया। बनवाने के बाद फिर मैं भी और मेरे बच्चे, सारी फैमिली सारी बहुत बढ़िया खुश है। हमारा मकान टीन था, टीन के बहुत परेशानी थी, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, सोने की व्यवस्था नहीं था। अब सरकार योजना के आवास मिला, तब से हम लोग बहुत आराम से हैं। पिछले 8 सालों में एक बात बार बार रिफ्लेक्ट होती रही कि मोदी ब्रांड राजनीति वोट बैंक वाली शॉर्टकट राजनीति नहीं है, बल्कि वास्तव में हर तबके के लिए किया जाने वाला संकल्पबद्ध प्रयास है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। अगर नया भारत लंबे रूट से चलकर दुनिया में अपनी पहचान और गाढ़ी करने को बेकरार है, तो इसमें मोदी का सबका साथ सबका विकास का असरदार मंत्र है। तो क्या यही वजह है कि मोदी ब्रांड राजनीति के बढ़ते असर से मुस्लिमों के झंडा बरदार बन रहे सियासी चेहरे बेचैन हो उठे हैं? अब उनकी जुबान पर गरीब मुसलमानों के मुद्दे चढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने इस नफरत के खिलाफ एक दूसरा रास्ता दिखाया है। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूं, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं। इस यात्रा ने नफरत को मिटाने का काम किया है कि भारत में जो गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके हुकूक मिलना चाहिए। भारत में सबसे कमजोर अगर कोई है तो दलित, मुसलमान और आदिवासी है। इनको ताकतवर बनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर की कोई स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है, फिर दलित है, फिर आदिवासी है। लेकिन सिर्फ गाल बजाने से सवाल नहीं हल होते। चुनावी मंचों से बजने वाला विपक्षी दलों का एक राग अब बेसुरा होने लगा है, क्योंकि अब बात समझ में आने लगी है कि राष्ट्रवाद के परचम तले मोदी ब्रांड की राजनीति भेद नहीं कर रही, बल्कि भावनाओं और आस्था का सम्मान कर रही है। वो चुपचाप अपना कर्म कर रही है। मोदी सरकार ने 2019 में 1,40,000 लोगों ने हज यात्रा की थी। पहली बात तो यह है कि हर आदमी के दिल में तमन्ना थी, वो तमन्नाएं पूरी कर लेगा। क्योंकि ये एक बंदिश थी, बंदिश टूट गई, अब बंदिश टूट गई, वो अब कोई भी उसमें जा सकता है। ये अच्छा किया है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, बढ़िया काम है। एक आम आदमी को जो मतलब उसका जाने से वंचित रह जाते थे लिमिटेड सीट में, उसको उसका फायदा मिलेगा। सरकार के फैसलों किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं? सरकार का फैसला आम जनता के हित में बढ़िया है। जो लोग करने की चाहत रखते हैं उनके लिए अच्छा फैसला है। सांसें तो फूल रही हैं विपक्ष की, क्योंकि अविश्वास की खींची लकीर अब विश्वास मिटा रहा है। धर्म और जाति से अलग राष्ट्रवाद अपना रंग दिखा रहा है, और मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले दलों को ये रंग बेदम कर रहा है। लिबरल मुस्लिमों को ये बात बखूबी समझ में आ रही है कि मोदी का राष्ट्रवाद आस्था और आधुनिकता का राष्ट्रवाद है, विकास और विश्वास का राष्ट्रवाद है, सबका प्रयास और सबकी प्रोग्रेस के संकल्प का राष्ट्रवाद है। यही वजह है कि बीजेपी का फोकस उन मुस्लिम परिवारों पर है जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े यानी पसमानदा हैं। देश की कुल मुस्लिम आबादी का 80% पसमानदा मुस्लिम है। ये वो तबका है जिसे सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू भय दिखाकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।
खासतौर से यूपी में पसमानदा मुस्लिम आबादी करीब 85% है। पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी के साथ जोड़ने का फायदा आजमगढ़ और रामपुर जैसे मुस्लिम बहुल सीट पर हुआ है। तो क्या 2024 में मोदी अपने इसी मिशन को दक्षिण भारत में साधेंगे? ये बात दीगर है कि यूपी में बीजेपी को 25% पसमानदा मुस्लिमों ने वोट किया था, लेकिन बेचैनी दक्षिण में है, क्योंकि मोदी का अश्वमेध यज्ञ अब दक्षिण के दुर्ग को साधने के लिए है। कर्नाटक के हुबली में मोदी के रोड शो ने मोदी फैंस के इरादों को जता दिया है। बीजेपी की कोशिश मोदी ब्रांड राजनीति के बूते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दुर्ग को फतह करने की है। मोदी के साउथ प्लान से मजहबी राजनीति के झंडा बरदारों की नींद उड़ी हुई है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने यहां तक कह दिया है कि चाहे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 100 बार भी कर्नाटक का दौरा कर लें, लेकिन बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत नहीं सकती। तो दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान कर्नाटक में हिंदू मुसलमान के नफरती एजेंडे के साथ अपनी दुकान चलाने को तैयार हैं। दांव उन 60 सीटों पर हो सकता है जहां मुस्लिम आबादी असरदार है। कहा यह जा रहा है कि एआईएमआईएम 15 से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। करीब 13% के मुस्लिम आबादी वाले कर्नाटक में अगर पिछड़े मुसलमानों ने मोदी के राष्ट्रवाद की लकीर पकड़ी तो ओवैसी और कुमारस्वामी का सारा सियासी गणित फेल हो सकता है। रही बात तेलंगाना की, तो केसीआर और ओवैसी की जहरीली राजनीति का काउंटर मोदी का विकास और पसमानदा फार्मूला बन सकता है। भाइयों और बहनों, तेलंगाना में तो बीते 8 वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था, जबकि आज ये बजट बढ़कर के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मोदी का विकास धर्म ही राजधर्म है, और जो राजधर्म है वो राष्ट्र संकल्प भी है। पीएम मोदी अब तक इसे अपने संवादों के जरिए देश की जनता को बताने और समझाने में सफल रहे हैं। दक्षिण के दुर्ग पर भी राष्ट्रवादी परचम लहराने का प्लान तैयार है। बात भले संकेतों में है, पर लक्ष्य दूरगामी है। हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। दक्षिण का दुर्ग भेजना है तो मोदी के उस विकास, विश्वास और प्रयास के मंत्र पर भरोसा करना होगा जो अचूक है। बीजेपी ये बात बखूबी जानती है। बात सिर्फ विधानसभा चुनावों की नहीं है, बल्कि उसके नतीजों से गढ़े गए परसेप्शन और नैरेटिव की है, जो ब्रांड मोदी को 2024 की जंग में और ग्रैंड बना सकती है। यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 दिवसीय महामंथन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से प्रारंभ हो रही है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होने जा रही है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी और शाम 4 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण के साथ ही जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका आगाज हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर भव्य तैयारी की है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो है आप एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर देख सकते हैं। और इस बार की कार्यकारिणी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत को मिली है। 2024 के रण में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खासकर युवाओं पर मोदी का फोकस है। देश की 60% से ज्यादा युवा आबादी न्यू इंडिया को बखूबी देख और समझ रही है। ये युवा कहीं भी हों, पर 2024 के सबर में वो अपनी भागीदारी तय करें, इसके लिए रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 2024 के चुनावों में होने जा रहा है। लेकिन विपक्ष अब इसमें भी पेंच तलाश रहा है। ईवीएम को लेकर विपक्ष ने कई बार बैठक की थी और हर बार ये देखा गया कि ईवीएम का मुद्दा
विपक्ष को बैकफायर कर गया। लेकिन आरवीएम के मुद्दे पर विपक्ष किसी एक लाइन पर आना चाहता है। यही वजह है कि आज करीब 2 घंटे तक बैठक चली और 25 तारीख को फिर से ये बैठक बुलाई गई है। आरवीएम चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जो चुनाव का तरीका है उसमें बड़ा बदलाव कर सकता है, लेकिन विपक्ष अब आरवीएम को 2024 के लिए बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। 2024 की चुनौती विपक्ष के लिए बड़ी है। उसकी नजरें इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि यूपी और गुजरात के जंगी मैदान में फिर चमके ब्रांड मोदी को फिर से कसौटी पर कसने का ये मौका होगा। लेकिन मोदी का फोकस है उस रणनीति पर जो 24 के संग्राम में विपक्ष की भेद वाली राजनीति का काम तमाम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।